हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, आपका बुक 2 फ्लूइड्स जो आपका चैप्टर है, ये बर्नौली थ्योरम आपको दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन कंसेप्ट आप कह सकते हो आपके बुक 2 का है। और चाहे पूरी बुक में से कोई क्वेश्चन आए ना आए पता नहीं, बट ये जो बर्नौली थ्योरम है आपका भी फाइनल एग्जाम आने वाला है ना, 100% आपके क्वेश्चन पेपर में ये आना है बर्नौली थ्योरम को प्रूव करना। तो इसको गौर से देखना। मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में, बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊं, जिससे कि आपको ये समझ में भी आए कि ये थ्योरम क्या है, इसमें क्या करना होता है, और आप इसको डिराइव करना भी सीख जाओ आसानी से, जिससे कि ये जो मैंने लिखा है 100% आएगा ही आएगा, चाहे कुछ आए ना आए। बर्नौली थ्योरम पक्का आता है आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आपने इसका इंपॉर्टेंस समझ लिया तो इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। एक कहते हैं ना कि जिस बच्चे को कभी नहीं समझ में आया होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है उसे भी ये समझ में आएगा। तो ज्यादा बात नहीं, अब सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर हमारा है, ये बुक 2 का फ्लूइड्स, इस फ्लूइड्स चैप्टर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो फ्लूइड्स चैप्टर जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम कहीं भी जो फ्लूइड है, अब पानी ही मान लो, फ्लूइड मतलब वैसे तो गैस भी होता है बट पानी की ही बात करें ज्यादा अच्छा है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में जो आपका वाटर होगा, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल बिना मोशन, जैसे ग्लास में पानी भरी हुई है या किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है जो मूव नहीं कर रहा है, जब हम उस टाइप के फ्लूइड्स के केस को देखेंगे, हम वहां पे कुछ स्टडी करेंगे। जब फ्लूइड आपका रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, तो वो है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी बिना मोशन का। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका फ्लूइड है, पानी है, गैस है, जो भी है, वो फ्लो कर रहा होगा। जैसे नदी में पानी बहती है, किसी पाइप लाइन में आपका गैस फ्लो करता है, या पेट्रोल फ्लो करता है, या पानी ही फ्लो करता है, दूध फ्लो करता है, कुछ भी फ्लो करता है। जब भी हम फ्लो की बात करेंगे फ्लूइड के अंदर, और तब हम स्टडी करेंगे फ्लूइड का, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। जब फ्लूइड आपका रुका पड़ा है, स्टैटिक है, दैट इज योर फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी रेस्ट पे। ये क्लियर हो गया कि फ्लूइड्स के बेसिकली 2 पार्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब हम जो ये बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे हैं, ये किस में आएगा? तो ये जो बर्नौली थ्योरम है, ये आपका फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूं कि बर्नौली थ्योरम में हम क्या करते हैं कि कोई भी फ्लूइड, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा। जब किसी पाइपलाइन में कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो उस कंडीशन में हम कुछ चीजों को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नौली थ्योरम। तो आप कह सकते हो द प्रॉपर स्टडी ऑफ अ फ्लूइड इन फ्लो, जो मोशन में हो, वो हमारा बर्नौली थ्योरम उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं सीधा बर्नौली थ्योरम पे। तो इसको अभी मिटाते हैं। अब बर्नौली थ्योरम क्या है, उसको करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो थ्योरम है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा फील के साथ पढ़ेंगे, खाली हम इसको प्रूव ही नहीं करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि आखिर बर्नौली थ्योरम है क्या। तो आपने जो बचपन से पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये थ्योरम आप सच कहो तो व्हेन वी अप्लाई दिस थ्योरम या दिस प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूइड इन फ्लो या फ्लूइड फ्लो, बर्नौली थ्योरम उसी चीज को कहता है, या इसी चीज को यूज करके ये कुछ हमें रिजल्ट्स देता है। यानी
बर्नौली जो था ये एक मेरे ख्याल स्वीडिश या स्विट्जरलैंड का एक साइंटिस्ट था। इसने फ्लूइड फ्लो को समझने के लिए उस फ्लो को या उस फ्लो में एनर्जी कंजर्वेशन को यूज किया, और इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके उसने हमें कुछ रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट क्या है वो भी देख ही लेते हैं। इसने क्या कहा कि किसी भी फ्लूइड, कोई पाइपलाइन है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, हर पॉइंट पे फ्लूइड का फ्लो होगा, कुछ कुछ होगा। तो इसने जो हमें फॉर्मूला दिया वो क्या दिया, मान लो यहां पे पॉइंट 1 है और यहां पे पॉइंट 2 है, तो कहा पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा यानी P1 प्लस रो जी H1, रो जहां इस फ्लूइड की डेंसिटी है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H इसने कहा है हाइट है किसी भी पॉइंट से, ग्राउंड से मान लो। तो प्रेशर उस पॉइंट का प्लस रो जी H1 उस पॉइंट का प्लस कह सकते हैं हाफ रो वी स्क्वायर। तो भाई इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी इसका v1 होगा, फ्लूइड का जो वेलोसिटी v1 होगा, तो कहा ये जो होगा ये इक्वल होगा इस पॉइंट 2 के इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे पॉइंट 2 का P2 प्लस रो जी इस पॉइंट का हाइट यहां से मान लो H2 है, तो ये H2 मैंने यहां लिखा, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जहां V2 क्या है, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की। तो ये जो रिलेशन है यही बर्नौली थ्योरम हमें प्रूव करके देता है, या हमें प्रूव करना है, या इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं प्रेशर P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर, जहां ये V वेलोसिटी है, ये रो डेंसिटी है, ये H हाइट है, ये G आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बाकी ये P प्रेशर है। तो कहा ये जो होगा, ये जो एक पेयर होगा, इस टाइप का रिलेशन होगा, वो हर पॉइंट के लिए फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो दिस इज योर बर्नौली थ्योरम, जो कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कहां पे, तो किसी भी जगह पे जो फ्लूइड फ्लो करता है, उसी फ्लूइड फ्लो में हम जब एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके इस टाइप का रिजल्ट को हम अचीव करते हैं, इसी को बर्नौली थ्योरम कहते हैं। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है इस क्लास का, इस वीडियो का, ये डेरिवेशन को करना थोड़ा डिफिकल्ट लोगों को लगता है, तो मैं एक सिंपल भाषा में बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये डेरिवेशन करवाऊं। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बी पेशेंटली आप इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेरिवेशन। अभी तक तो हमने खाली आपको ओवरऑल समझाया कि हम पढ़ के आ रहे हैं, जो कि जरूरी है समझना, सीधा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो बर्नौली थ्योरम इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एनी फ्लूइड फ्लो, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमने 2 पॉइंट्स चूज किया उस पाइपलाइन में, या 3 पॉइंट ही ले लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P3 प्लस रो जी H3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितने पॉइंट्स होंगे उतने आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वल करते जाएंगे। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही आपका बर्नौली थ्योरम है। तो अब हमारा पेपर में क्या करना है, इतना तो आपसे पूछेगा नहीं, वहां तो आपको ये प्रूव करना है। तो एक आसान तरीका मैं समझ रहा हूं, वो आपको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा, वही तरीके से इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन सबको मिटाते हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, प्रॉपर फिगर। ये पाइपलाइन में बना रहा हूं, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का और डिफरेंट हाइट आपको दिखे, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने कुछ एक पाइपलाइन बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां का क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है और यहां थोड़ा सा नैरो है, पतला क्रॉस सेक्शन है। और मान लो कि हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड ले लिया, ये आपकी ग्राउंड है, जहां से हम इस पाइप की हाइट को शो कर सकते हैं। तो मान लो ये वाला हाइट जो है ये H1 है, या इस यहां तक की हाइट ले लो, मिड तक का हाइट ले लो, H1 है, और इसके मिड तक का हाइट पाइप के, फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए मैंने यहीं तक लिखा H2 हाइट है। तो यू हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पाइप
एट डिफरेंट हाइट्स। और ये एक पाइपलाइन का एक छोटा सा पार्ट मैंने दिखाया है, मतलब इधर से भी पाइप होगी, आगे भी पाइप होगी, हमने केवल इतना दूर आपको दिखाया है। मतलब इधर से पानी बह के ऐसे आ रही होगी, या कोई भी फ्लूइड, लिक्विड या गैस, कुछ भी है, सब में ये एप्लीकेबल है। और यहां से वो बाहर या आगे जो पाइप का पोर्शन है उसमें लिक्विड जा रहा होगा। तो हमने केवल इतना बड़ा पोर्शन आपको उस पूरे पाइपलाइन का दिखाया है, जिसकी हाइट h1 है इस वाले क्रॉस सेक्शन की, और इसका h2 है। थोड़ा गौर से देखना इसमें हम क्या करेंगे। अब मान लो, अच्छा, पाइप में सेमी फ्लूइड है, और हम पूरे फ्लूइड्स में, इस पूरे चैप्टर में जो हमारा लिक्विड होता है, जो भी फ्लूइड होता है, वो क्या होता है? आइडियल फ्लूइड होता है। एक मिनट, इसको भी जान लीजिए, ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो कहा भाई देखो, रियल में तो कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फ्लूइड आइडियल हो। ना तो इंसान आइडियल हो सकता है, ना कोई सामान आइडियल हो सकता है, सिमिलरली कोई फ्लूइड भी आइडियल नहीं होता है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? आइडियल की हम बात करते ही क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं आइडियल फ्लूइड की, या कहीं भी आइडियल गैस की, हम जहां भी उसका यूज करते हैं, कि आइडियल जब भी हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम हो जाता है। कहो क्यों? आइडियल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, पहला कंडीशन, यानी ये दब नहीं सकता है। मतलब जितना फ्लूइड जहां जितना है उतना ही रहेगा, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे। तो पहला कंडीशन, आइडियल फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। दूसरा क्या होता है इसमें? इट शुड बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? इसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन लेयर्स के बीच में नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता है। बहुत क्लोज टू आइडियल हो सकता है कोई फ्लूइड, बट कोई भी फ्लूइड 100% आइडियल नहीं होता है। हम ऐसा ज्यूम करते हैं। और क्यों ज्यूम करते हैं? क्योंकि बहुत सारी जो डिफिकल्टीज हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम पढ़ाई करते हैं, आप नहीं कर पाएंगे अगर आप आइडियल फ्लूइड को नहीं अज्यूम करेंगे या नहीं मानेंगे। तो यही रीजन है कि हम अपने इस प्रॉब्लम को सिंप्लिसिटी, प्रॉब्लम की सिंप्लिसिटी के लिए हम फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड मानते हैं। और वो जो फ्लूइड होता है नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, इस टाइप के फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। एनीवे, तो जब हमारा फ्लूइड यहां से अंदर घुसेगा तो हमें पता है कि अगर इन टाइम डेल्टा टी, अब डेल्टा टी से घबराना मत, मतलब छोटा सा टाइम या जो भी टाइम है, टी ही है, टाइम ही है। डेल्टा टी से कुछ बच्चे कहते हैं भाई ये क्या आ गया, स्पेशली हमारे जो बायो वाले बच्चे होते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, टाइम ही है। किसी टाइम में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी तुमको लगता है, जो फ्लूइड का लेयर यहां था वो फ्लो करके सपोज तुम्हारा यहां पहुंच गया, तो मतलब इतने टाइम में हमारे इस सेक्शन में हमारा फ्लूइड यहां से यहां तक आया। तो चूंकि ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना फ्लूइड यहां से इन किया होगा उतना ही फ्लूइड यहां से आउट होगा। मतलब इस सेक्शन में जो फ्लूइड मेरा यहां पे होगा पहले, वो अब बहते बहते इतनी दूर तक आ गया होगा। और ये लेंथ, अगर इस लेंथ को मैं x1 मानूं, यहां से यहां तक का, जो यहां से यहां तक गया होगा, और इसको मैं x2 मानूं, टाइम वहां भी डेल्टा टी ही है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पोर्शन थोड़ा लंबा है और ये पोर्शन थोड़ा सा नैरो है उससे। रीजन क्या है कि भाई यहां पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है ना, तो यहां पे फ्लूइड जो है वो इतने ही दूर में जो उसकी वॉल्यूम होगी उतना फ्लूइड यहां पे, क्योंकि ये नैरो है तो उसको थोड़ा लंबाई में उसको एडजस्ट होना पड़ेगा, है ना। तो मतलब जो यहां का मेरा वॉल्यूम V1 होगा, आप सच मानिए उतना ही वॉल्यूम यहां पे V2 होगा। हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V मान लेंगे, हम इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान सुनना, मैं बहुत कुछ सिंपल तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे हमारा जो प्रेशर होगा वो फ्लूइड का प्रेशर, जिसकी वजह से ये फ्लूइड आगे को फ्लो कर रहा है, ये P1 मानेंगे। तो यहां देखो, यहां जो हम प्रेशर जो होगा, यहां पे आपका प्रेशर तो होगा P2, प्रेशर यहां पर आपका P2 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा यहां पे, या जिस फोर्स की वजह से ये प्रेशर है, आप ऐसे मानो वो इधर को है।
अब चूंकि ये जो फ्लूइड है उसको इधर का फ्लूइड धक्का मार के आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ये जो फ्लूइड है अपना फोर्स जो है F2, ये जो मेरा F1 है वो इधर को है, बट F2 मेरा पीछे की तरफ होगा। वो कहते हैं न्यूटन्स लॉ, उसको अपोज करने का, रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं आप इसको। तो ये बच्चों था ध्यान देना, ये F2 पीछे की तरफ होगा, बहुत ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे। F1 मेरा इधर होगा, F2 मेरा इधर होगा, X1 मेरा इतना होगा, X2 मेरा इतना होगा। अगर मेरे स्पीड मैं यहां मान लूं, स्पीड मेरा यहां का V1 है, यहां का स्पीड ले लो तुम्हारा V1 है, यहां की स्पीड ले लो तुम्हारा V2 है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा जो वर्क हुआ होगा इस वाले सेक्शन में इस फ्लूइड को इतना डिस्प्लेस करवाने में, वो वर्क अगर हमारा W1 है, कहां वाला वर्क, जब फ्लूइड हमारा यहां से यहां तक गया होगा, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे फोर्स 1 x1, डिस्प्लेसमेंट x1 लिखेंगे। गौर से देखिएगा, बहुत आसान तरीका। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, लिख सकते हैं। तो यहां पे चूंकि मेरा F1 है तो लिखेंगे P1 A1, ये जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या एरिया होगा, A1 एरिया होगा, इनटू ये तो X1 हमारा था, वो लिख दिया हमने X1। तो P1 A1 इंटू X1 ये वाला, ये P1 A1 कौन सा है, तो हमने फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया, तो ये हमारा हो गया P1 A1। बिल्कुल गौर से देखिएगा, इक्वल्स टू, अब हमारा P1 A1 X1 और इन दोनों का पेयर बना लीजिए, एक ही बात है, खाली मैंने पेयर बदल दिया। अब समझो, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये तो सिलेंडर है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम यहां से यहां तक का, तो मेरा हो गया P1 V1। समझ में आया, कितना स्मार्ट तरीका है ये कि हमने इसको क्या ले लिया, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये मेरा हो गया, किसी भी सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये लेंथ, तो यहां लेंथ को हमने x माना है, तो ये हमारा होता है जो वॉल्यूम होता है वो A इंटू L होता है सिलेंडर का, तो ये तो सिलेंड्रिकल शेप ही है हमने जो मान रखा है। तो P1 V1, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये क्या निकाला हमने, वर्क डन इन दिस सेक्शन। अब हम निकालेंगे इस वाले सेक्शन पे वर्क डन, तो उसको बोलेंगे W2। तो भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, W2 है तो F2 X2, लेकिन यहां पे चूंकि मेरा फोर्स बैक साइड में है तो माइनस F2, ये मत भूलिएगा। अब जैसा यहां पे किया है माइनस P2 A2 X2, और A2 क्या है, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटे से नैरो एरिया। फिर हमने इसको पेयर को चेंज कर दिया, तो P2 A2 X2 को एक साथ पेयर बना लिया, तो ये क्या हो गया, ये जैसे यहां V1 हुआ था ये हो जाएगा V2, तो माइनस P2 V2, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। तो वर्क डन इन दिस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, वर्क डन इन दिस सेक्शन ऑफ ट्यूब आपका आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया भाई, टोटल वर्क डन इस ट्यूब में W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो W1 मेरा है P1 V1 और ये है माइनस P2 V2, तो ये तो माइनस खुल जाएगा बाहर, तो P1 V1 माइनस P2 V2। अब हमने पहले ही इस चीज को डिस्कस कर लिया था कि जितना फ्लूइड इन करेगा, यानी जितना वॉल्यूम इन करेगा, उतना ही फ्लूइड यहां से आउट होगा पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम जो भी है। यानी V1 इक्वल्स टू V2 बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे P1V माइनस P2V, चूंकि दोनों V ही है ना। तो मैं यहां मिटाता हूं, अब थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा टोटल वर्क डन हो गया, अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो P1 माइनस P2,
और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहां तक एक रिजल्ट ले लिया। हमें जाना कहाँ है वो तो हमें पता है, हमारा जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था हमें वो प्रूव करना है। तो हम यहां एक खास जगह तक पहुंच गए। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। वर्क डन क्या होता है आपको पता है, ये तो हमने वर्क डन निकाला नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, दो जगह का वर्क डन था, हमने उसको ऐड किया, टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं। अब हम उस तरीके से वर्क डन निकालेंगे। ये हमारा वर्क डन हो गया पहले वाले तरीके से, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल तरीका। अब हम इसी पाइपलाइन में इन्हीं दो पॉइंट्स का टोटल वर्क डन निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां पढ़ा था, तो बुक 1 में वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है आपका, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें क्या सिखाया गया था बच्चों, जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं ये तो ठीक है, उस चैप्टर में ये बात कही गई है एक लिमिटेड सेंस में। अगर सच पूछिए तो वर्क डन होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप इसको पी लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी में चेंज को हम वर्क डन बोलेंगे। तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज योर वर्क डन। तो अब हम इस कंसेप्ट से दोबारा से इस ट्यूब का वर्क डन निकालेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो इसको मैं मिटाऊं और यहां लिखते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जो टोटल वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv2², यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट का जहां पे वेलोसिटी हमने v2 पहले लिख रखा है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा, माइनस चूंकि डेल्टा है ना चेंज, हाफ mv1²। क्वेश्चन आपने यहां पे m और यहां पे m2 और m1 क्यों नहीं लिया, तो देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है और ये शॉर्टकट कुछ गलत नहीं है। आप कॉमन सेंस लगाओगे, जितना पानी यहां पे इन किया है उतना ही यहां पे आउट होगा। तो पानी का वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी सेम है, तो मास सेम होगा ना, जितना मास इन उतना मास आउट। तो चलो यहां लिख ही देते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ही तो होगा। तो अलग अलग m1 m2 क्यों लिखें, जितना मास घुसेगा उतना ही मास आउट होगा। तो m1 और m2 यानी यहां का मास सेम होगा। हमने दोनों को m ही ले लिया। हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जो चले जाते हैं ना फिजिक्स में, प्रॉब्लम देखो फिजिक्स में क्या होती है, जो मैंने फील किया है कि हम फिजिक्स के कंसेप्ट्स को या उसके डेरिवेशंस को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना उसमें मैथमेटिक्स को घुसा घुसा करके उसको ऐसा बना देते हैं कि हर बच्चे का तो मैं नहीं कह सकता, पर मोस्टली मैंने देखा है बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो फिजिक्स को नहीं समझने, मतलब फिजिक्स को समझने की जगह पे वो इन चीजों में फंस जाते हैं, इन कॉम्प्लिकेशन में उलझ के रह जाते हैं। उनका कंसेप्ट जो है वो बन नहीं पाता है, उनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, उनको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं समझता हूं कि हम इन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम करें। एनीवे, तो मैंने कहा m1 m2 m ही होगा, जितना मास इन उतना ही आउट। तो ये आपका हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या होता है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, बट यहां क्या लिखेंगे h2 यानी फाइनल एनर्जी, यहां की पोटेंशियल mgh2, mgh1। यहां भी मैंने mm लिया है, m1 m2 नहीं लिया है, चूंकि दोनों एक ही मास है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले में हाफ m कॉमन ले लें तो v2² माइनस v1²। कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, चलो करके देखते हैं। प्लस इसमें अगर हम mg को कॉमन ले लें तो h2 माइनस h1। पता नहीं कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं,
तो ये जो मेरा वर्क डन आ गया, ये मेरा आया इसी पाइपलाइन के 2 पॉइंट्स का वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये वाला वर्क डन। और ये जो हमने वर्क डन निकाला था, ये नॉर्मल जो हमने बचपन से पढ़ रखा है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस वाले से हमने ये निकाला, इस थ्योरम से हमने ये निकाला। बट वर्क डन तो चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो, है तो इसी पाइपलाइन का, तो हर वर्क डन चाहे तरीका कुछ भी होगा तो सेम ही। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं इक्वेशन अभी 1 मानूं और इसको मैं 2 मानूं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी दिस इक्वल्स टू दिस, तो W इक्वल्स टू दिस, W इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। तो थोड़ा बेटे यहां पे जगह कम है, मैं अब इस फिगर को मिटाता हूं। अब इस फिगर की जरूरत भी नहीं है, इसका हमने पूरा यूज कर लिया। तो अब मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशन थोड़ा लंबा हो गया है तो जगह कम है, तो इसको मिटा करके आपको समझाता हूं। बहुत मुश्किल डेरिवेशन नहीं है जितना इसका हुआ है बर्नौली थ्योरम का, है ना। तो दिस इक्वल्स टू लिखेंगे दिस, चूंकि दोनों वर्क ही है, तो लिखेंगे भाई V P1 माइनस P2 इक्वल्स टू ये पूरा टर्म, इसको ना M हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस S1। चलो हमने लिख लिया इसको, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो हमने वहां लिख ही लिया। अब हमें अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, इसको सॉल्व करना है, बस फिजिक्स का काम खत्म। फिजिक्स का काम यहीं तक था। अब पूरी मैथमेटिक्स है, हमको उस फॉर्म में जो हमने शुरू में लिखा था, हमें इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं भाई, जो वॉल्यूम है, देखो ऐसे समझो, जो रो होता है यानी डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसमें थोड़ा ट्रिक है, हमें परेशान क्यों करता है कि इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। तो दिस मीन्स जो वॉल्यूम हो गया वो मास अपॉन रो हो जाएगा। तो क्या हम यहां पे V की जगह पे M अपॉन रो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे मिटा देता हूं, आप एक स्टेप नीचे लिख लेना। मास अपॉन रो, हमने वॉल्यूम को लिखा मास अपॉन, चूंकि ये हमने यहां पे प्रूव किया, ये सबको पता है। तो चलिए, तो हमारा अब देखो यहां भी मास है, राइट साइड में, यहां इस टर्म में भी और इस टर्म में मास है। मास तो गया, खत्म। अब बचा यहां पे P1 माइनस P2 अपॉन रो इक्वल्स टू, अब इन सबको ना ब्रैकेट खोल लो, V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस Vn स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G है ना, ये GH2 माइनस GH1, ब्रैकेट खोल लो। मैं एक स्टेप कम लिखूंगा, आप इसको प्रॉपर लिख दो। अब देखो रो इधर है, अगर मैं रो को लेके उधर चला जाऊं तो इसमें चारों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं रो को यहां से अब हटा करके राइट साइड ले जाता हूं, तो यहां पे रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा। तो आपका हो गया। अब देखिए P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1। देखो ये चीज को मैंने अच्छे से लिखा, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, प्लस रो GH2 रो GH1, सेम चीज को मैंने यहां रिपीट कर दिया, एक ही चीज थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया। अब जो 1 वाले टर्म है, जैसे देखो यहां पे V1 है, H1 है और यहां P1 है, सारे 1 वाले को एक साइड ले आओ और ये जो P2 है इसको उस साइड लेके चले जाओ, यानी सारे राइट में P2 वाले हो गए। तो मेरा पहले से यहां पे P1 था, अब मैं इसको लेके आऊंगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, रो GH1, ये है माइनस में, आएगा इधर, ये भी प्लस, तो हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी ये वाला साइन इक्वल साइन, P2 को लेकर उधर जाओ, ये माइनस में है, राइट जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये देखो प्लस में ही है, रो GH2 हाफ रो V स्क्वायर, ये भी प्लस में ही है, हाफ रो V2 स्क्वायर। और बताओ क्या यही हमें प्रूव करना था ना, हमें यही प्रूव करना था। या
P1 H1 V1 P2 H2 V2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के रिलेशन में लिख सकते हैं जनरल केस P रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी अगर पॉइंट 2 है तो P1 P2, पॉइंट 3 है तो P1 P2 P3 एंड सो ऑन। तो भाई यही हमारा बर्नौली थ्योरम था। बड़ा ही सिंपल तरीका, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं जो मैं अगली वीडियो में एक बार फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम और इसके एप्लीकेशंस, उसको मैं उसमें इंक्लूड करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप फोकस कीजिए इस बर्नौली थ्योरम पे जो यही आपका है, और ये 100% आपके पेपर में आने वाला है। आप ये सोच के इसको बनाइएगा, 3 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन और इसका स्पेशल केस वो सब आपको करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप इसको कीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।